Today we discuss trends in atomic properties, and the first trend is atomic radius. देखिए, जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो वेरिएशन है पीरियोडिक टेबल में, वो दो तरह से हम पढ़ सकते हैं. आइदर वी स्टडी इन अ पीरियड, and whenever we move in a period, I used to say when we are moving from left to right, यानी कि जब हम पीरियड में चलेंगे लेफ्ट टू राइट तब बात करेंगे. और और अगर ग्रुप की हम बात करेंगे तो ग्रुप में जब भी मैं बात करूंगा तो कहूंगा टॉप टू बॉटम. ग्रुप में किसी भी प्रॉपर्टी का जो वेरिएशन हम पढ़ेंगे वो कहलाए, वो मैं ऐसे बोला करूंगा टॉप टू बॉटम. और जो पीरियड में हम पढ़ेंगे, अलोंग द पीरियड पढ़ेंगे, उसको मैं बोल दूंगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं एटॉमिक रेडियस की इन अ ग्रुप, एंड आई टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप. In first group, elements are hydrogen, lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium, and then francium. Right? तो आप देखिए इसका इसी अगर आप लिखेंगे तो 1s1 आएगा. If you write for helium, it is helium 2s1, then argon 3s1, then krypton 4s1. Sorry, it is a neon is left. Helium, then we take neon 3s1, then argon 4s1, then krypton 5s1, then xenon 6s1, and radon 7s1. That means in case of hydrogen there is only one shell. This is the nucleus and this is the first shell. But when you come to the francium, it has 7 shells: first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh. So you can easily observe that the distance between first shell and the nucleus is the smallest in case of hydrogen, and it is the largest in case of francium. So you can see with on moving top to bottom, with increase in number of shells, atomic sizes increases. टॉप टू बॉटम जब आप चल रहे हैं शेल्स बढ़ रही हैं. यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन. दैट मीन्स ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम atomic radius increases. In general you can say on moving top to bottom atomic radius increases. So you can write over here atomic radius increases. तो ये हर ग्रुप में रहेगा. जब भी आप किसी भी ग्रुप में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करती है. एक जनरल ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स लगातार बढ़ रहे हैं. अब मैं आपसे बात कर लेता हूं एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन का, वेरिएशन किसी पीरियड में. राइट, उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास. मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया सेकंड पीरियड का.
कौन कौन से मेंबर है सेकंड पीरियड में? देखिए, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और नोबल गैस के बारे में बात करूंगा, नियॉन के बारे में बात करूंगा। अभी मैं नियॉन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसे आप अभी हटा के चलेंगे यहाँ से। तो अभी हम बात कर रहे हैं when we are moving from lithium to fluorine। आप देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, बेरिलियम इज 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन इज 9। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है कितना है यहाँ पर? 3। इन केस ऑफ जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स, 5, 6, 7, 8, 9। और प्रोटॉन्स का नंबर देखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आप अगर इनका EC लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा? हीलियम 2s1, इधर रहेगा 2s2, यहाँ आ जाएगा 2s2 2p1, यहाँ पे 2s2 2p2, यहाँ पे 2s2 2p3, यहाँ पे 2s2 2p4, यहाँ पे 2s2 2p5। यानी कि इन सभी में जो शेल का नंबर है, वो सब में सेम है। सब में सेकंड शेल है, आउटर मोस्ट शेल। व्हेन यू आर मूविंग अलोंग अ पीरियड द शेल रिमेन कांस्टेंट, सेकंड शेल रहेगी सभी में। लेकिन आप देख सकते हैं जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, इन केस ऑफ लिथियम 3 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम, in case of beryllium 4 protons attract 4 electrons, and in case of fluorine 9 protons are attracting 9 electrons. So where the number of electron and protons will be more, the attraction force will be higher. हाँ, more number of protons will attract more number of electron। तो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट चलने पर, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ चलने पर। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। ये जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर, दैट इज जनरली टर्म्ड एज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज रेफर्स टू द अट्रैक्शन फोर्स विच प्रोटॉन कैन एक्सर्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्योंकि सेम शेल में बढ़ रहा है, इसलिए जो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा। और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एटॉमिक साइजेस हैं वो लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होंगे। यानी कि इन एवरी पीरियड we can conclude atomic radius decreases or atomic radii decreases। जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी भी पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, और जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो ये वेरिएशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझना है कि जब आप किसी भी पीरियड मूव करते हो तो वहां पे शेल कांस्टेंट रहती है। अगर आउटर मोस्ट शेल सेकंड है तो सेकंड ही रहेगी सभी एलिमेंट्स की, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर लगातार बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एंड दैट्स व्हाई द न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। So that's why atomic radius decreases along a period and it increases along a group। तो दो बातें बहुत अच्छे से आपने समझ ली। लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, along the period चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। और जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे
तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट द आयनिक रेडियस। ये तो एटम की बात हुई। नाउ वी टॉक अबाउट आयनिक रेडियस। Ionic radius can be determined, can be measured in case of ions. So there may be two types of ion, cations and anions. So if anybody asks what is a charge, charge means excess of electron or deficiency of electron creates charge. For example, if we talk about sodium, atomic number is 11, electrons are 11 and protons are 11. But when this sodium lose one electron, तो क्या होगा? ये जो नई स्पीशीज बनी है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 और प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे 11। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द प्रोटॉन ज्यादा है ना, दैट एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी शोन विद द साइन ऑन द सिंबल ऑफ एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड सोडियम कैटायन। तो आप देख सकते हैं कैटायन में इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी सोडियम न्यूट्रल जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 11, प्रोटॉन्स में प्रोटॉन्स भी 11। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट जब आप सोडियम आयन की तरफ चल रहे हो तो यहाँ पे आप 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, while in case of ion 11 protons are attracting only 10 electrons। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 कम हो गया, प्रोटॉन का नंबर 11 ही रहा, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है, न्यूक्लियर चार्ज है, इन केस ऑफ कैटायन विल इंक्रीज और जो शेल है वो छोटी हो जाएगी, शेल थोड़ी सी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो देखिए दूसरी बात है, जैसे सोडियम की हम बात करें, दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर 2 8 1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पे कितनी शेल बची? केवल, हाँ वेरी गुड, 2 शेल्स बची। सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो साइज क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कैटायन हैज ऑलवेज smaller size than parent एटम। पेरेंट एटम का मतलब जिस एटम से वो ड्राइव हुआ है, बना है। जैसे ये सोडियम का पेरेंट एटम हो गया, दिस इज द पेरेंट एटम ऑफ सोडियम कैटायन एंड दिस इज द आयनिक स्पीशीज। तो इसका मतलब ये हुआ जो Na पॉजिटिव है उसका साइज छोटा होगा देन द पेरेंट एटम ऑफ सोडियम, यानी कि Na का साइज बड़ा होगा, Na पॉजिटिव का साइज छोटा होगा। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, देखिए जैसे Al3 पॉजिटिव कैटायन है, इसका साइज छोटा होगा देन Al2 पॉजिटिव कैटायन, देन Al1 पॉजिटिव कैटायन, और जो पेरेंट एटम का साइज है वो सबसे ज्यादा होगा। जो कैटायन का केस है उसमें जो साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। कैटायनिक साइज और कैटायनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज और चार्ज, सॉरी, जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही साइज छोटा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10, here 12, here 11, here 13, और प्रोटॉन्स के नंबर की यहाँ बात करें तो प्रोटॉन्स यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है। इन केस ऑफ न्यूट्रल Al एटम 13 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 13 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? Al3 पॉजिटिव के केस में 13 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग ओनली 10 इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे जो अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और शेल थोड़ी सी अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कैटायंस का साइज है
वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में छोटा होगा, यानी कि Al3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा देन द Al। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जरा बताएं मुझे Mg2 पॉजिटिव और Mg1 पॉजिटिव में किसका साइज छोटा होगा? सभी बच्चे बताइए जरा। Mg2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव का छोटा होगा सर। वेरी गुड, इट हैज स्मॉलर साइज। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। जितना कैटायनिक, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटायनिक साइज कैसा होगा? छोटा होगा। अब हम बात कर लेते हैं एनाइंस के बारे में। देखिए, हाँ हाँ बोलो। तो इस तरह से जो एनाइंस के केस की अगर हम बात करें, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ Cl का। और जब ये Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जब इसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये आयनिक स्पीशीज बनाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने देखिए 17, यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने 17, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, द नंबर इलेक्ट्रॉन बिकम्स 18 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17। अब आप देखिए यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि इन केस ऑफ Cl 17 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 18 इलेक्ट्रॉन। तो उस पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा ना, चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स को 17 प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग 17 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? एक बढ़ गया। तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ा है 80 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इसीलिए जो Cl नेगेटिव का साइज है वो Cl एटम के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी कि जो एनायंस हैं उनका साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है, यानी कि Cl नेगेटिव है लार्जर साइजेस देन Cl एटम। जैसे आपको 3 स्पीशीज दे दें, O2 नेगेटिव, O1 नेगेटिव और O, जरा बताएं इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका होगा? यहाँ पे देखिए O2 नेगेटिव। वेरी गुड, O2 नेगेटिव का होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, प्रोटॉन्स कितने 8, एटॉमिक नंबर क्योंकि ऑक्सीजन का 8 है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 9, प्रोटॉन्स 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 8, प्रोटॉन्स भी 8। तो यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और इसलिए शेल थोड़ी सी बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो O2 नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा, देन O नेगेटिव और O एटम का सबसे छोटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। आपके पास 3 स्पीशीज हैं, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव और O। इनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। O पर 2 नेगेटिव चार्ज, O पर 2 पॉजिटिव चार्ज और सिंपली O। आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज में अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले उसे रखेंगे जिसका साइज सबसे बड़ा है, डिक्रीजिंग करना है ना। तो सबसे जो बड़ा वाला साइज है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। सर O2 नेगेटिव, O और O2 पॉजिटिव। सबसे बड़ा साइज O2 नेगेटिव, उसके बाद O। वेरी गुड O, देन O2 पॉजिटिव। वेरी गुड, मोस्ट प्रोबेबली सभी बच्चों ने यही आंसर किया होगा। सबसे बड़ा साइज O2 नेगेटिव का, देन O, देन O2 पॉजिटिव। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले छोटा होगा, और एनायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में
हाँ, पेरेंट एटम के मुकाबले में बड़ा होगा एनायन का साइज। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेडियस की। टाइप ऑफ रेडियस, रेडियस कई तरह की हो सकती है। पहले हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की। जनरली जब भी हम किसी एटम की रेडियस की बात करते हैं तो हमारा जो मीनिंग होता है, हमारा जो मतलब होता है, या हम जिसको रेफर करते हैं वो हम एटॉमिक रेडियस के लिए ही करते हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस बोले इन जनरल या कोवलेंट रेडियस बोले, लगभग एक ही बात आपको समझनी चाहिए। तो देखिए, कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस हम कैसे पता करते हैं उसको हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है Cl का, ये एक दूसरा एटम है Cl का, इसने आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, और ऐसे केस में इन दोनों जो Cl एटम के सेंटर्स हैं, अगर आप उसे मीट करा दीजिए और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है या 10 है, मान लो कुछ भी, मान लो 10 है, 10 पिकोमीटर है, कुछ भी है, तो इस केस में जो Cl एटम है उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, जो इन दोनों के बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ। यानी कि जब आप 10 को डिवाइड कर दोगे 2 से, then you will get atomic radius of Cl। तो atomic radius या covalent radius कैसे पता करते हैं? When two atoms are in their bonded condition। ये दो Cl के एटम आपस में बॉन्डेड कंडीशन में है, बॉन्ड बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं Cl के एटम बॉन्ड? ऐसा आपने क्लास 10 में सीखा हुआ भी है। In case of Cl there are total 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, और अगर आप उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में Cl एटम के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड लुईस सिंबल ऑफ दिस क्लोरीन एटम। तो आप देखिए 718, हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 718। तो इस तरह से जो Cl एटम है वो एक दूसरे के साथ एक सिंगल बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये वाली कंडीशन ही है। और जब हम इन दोनों के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ कर देंगे, देन वी गेट एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस। एक दूसरी रेडियस की हम बात करेंगे जो कि कहलाती है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस एक्चुअली जो नोबल गैसेस है ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ओगेनिसॉन, ये सब आपके गैसियस फॉर्म में है और इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी से भी किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनाते। अब तो बनाना शुरू करते, पहले ये मानते, लेकिन यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स होता नहीं है, पहले ये माना जाता था। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। और जब ये रिएक्ट नहीं करते इसलिए इनको नोबल गैसेस हम बोल देते हैं। तो ये जो नोबल गैसेस हैं, ये माना जाता था पहले कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हाई प्रेशर अप्लाई करने पर इन गैसेस को लिक्विफाई हम कर सकते हैं। जो गैसेस फॉर्म में थे उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो ये बहुत सीधा सीधा बात समझ में आनी चाहिए कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर बढ़ रहा है। कोई भी गैस अगर प्रेशर लगाने पर लिक्विफाइड हो जा रही है, इसका मतलब ये है
कि लिक्विड में वो तभी जा रही है जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो ये बात वान डर वाल रेडियस के टर्म में एक्सप्लेन की गई। वान डर वाल ने हमें ये बताया कि ये नोबल गैसेज जो हैं ये कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विफाई हो जा रहे हैं, इसलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम कर रहा होगा। और वान डर वाल ने इस वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नाम दिया वान डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एंड इट वर्क्स when the two atoms are in non bonded condition। ये एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का बॉन्ड नहीं बना रहे इस समय, ये नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। तो नोबल गैसेस के केस में जब ये एटम आपस में एक दूसरे के साथ नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, इनकी जो आउटरमोस्ट शेल की जो कोर है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ऐसे केस में अगर हम इनके जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालें और उसे हम हाफ कर दें, देन वी गेट वान डर वाल रेडियाई। यानी कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस 10 है तो हाफ करेंगे तो 5 आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात समझिए आप, कोवेलेंट रेडियाई कब निकाल रहे थे हम कोवेलेंट रेडियाई तब निकाल रहे थे जब एटम कैसे थे, बॉन्डेड कंडीशन में थे, एक दूसरे के साथ इनकी जो कोर्स हैं, जो शेल है आउटरमोस्ट, वो एक दूसरे के साथ टच कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर टच नहीं कर रही है। यानी कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इसमें वान डर वाल रेडियाई करने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा बात नहीं करिए। अच्छा रहने देना, जब डालना था बोलना थी। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर ले सब बच्चे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो वान डर वाल रेडियाई अगर हम किसी भी एटम के केस में किसी भी केस से मेजर कर रहे हैं, वो हमेशा इस कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एटम एक दूसरे के साथ नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है, एक दूसरे के साथ इनकी जो शेल्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं आ रही हैं। और इसलिए ये कहा जाता है by definition van der Waal radii is always greater than covalent radii। क्योंकि कोवेलेंट में तो उनकी जो कोर्स हैं, शेल्स हैं आउटरमोस्ट, वो एक दूसरे के साथ अटैच कर रही हैं। हाँ, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं इनके केस में तो कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं कोवेलेंट, तो इनके केस में हम कोवेलेंट रेडियाई निकाल ही नहीं सकते, मजबूरी है केवल इनके केस में वान डर वाल रेडियाई ही मेजर की जा सकती है। और आपने देखा वान डर वाल रेडियाई मेजर करने का तरीका क्या है, जब दो एटम आपस में नॉन बॉन्डेड कंडीशन में लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पर हैं तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकाली और उसको हाफ कर दिया, देन यू विल गेट वान डर वाल रेडियाई। और ये आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो वान डर वाल रेडियाई है वो हमेशा कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा ही होगी, बिल्कुल नॉन बॉन्डेड कंडीशन में। तो क्वेश्चन यही आता है हमारे पास, व्हाई डू नोबल गैसेस, क्लास 12 की एनसीईआरटी में है ये, व्हाई डू नोबल गैसेस have large atomic sizes। ये जो नोबल गैसेस हैं इनके एटॉमिक साइजेस बड़े कैसे हैं। मैंने अभी ये बात करते करते आपसे ये कहा था, मैंने ये कहा था लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कहा था मैं हीलियम, नियॉन के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि नियॉन, इन सबके केस में तो हम कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियस पता कर सकते हैं, लेकिन जो नियॉन है, नोबल गैस है, उसके केस में तो हम केवल वान डर वाल रेडियाई ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जो हमेशा कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा ही होगा। इसलिए नियॉन का साइज
एफ से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी आपने देखा लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, साइज डिक्रीज हो रहा था सेम पीरियड में, लेकिन नियॉन का जो साइज है वो एक्सेप्शनली बात को बढ़ जाएगा, और दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वान डेर वाल रेडियाई। तो अगर हमसे यही क्वेश्चन आता है, जैसे लिखा हुआ है व्हाई डू नोबल गैसेस हैव लार्ज एटॉमिक साइजेस, तो इसमें बस एक लाइन आप लिखेंगे, इन केस ऑफ नोबल गैसेस वान डेर वाल रेडियाई इज मेजर्ड, and by definition van der Waal radii will always be greater than the covalent radii। क्या लिखेंगे आप? इन केस ऑफ नोबल गैसेस ओनली van der Waal radii can be measured, and by definition van der Waal radii will always be greater than the covalent radii। तो ये मैंने आपसे एटॉमिक रेडियस, वान डेर वाल रेडियस के बारे में बात की। कुछ और भी तरह की रेडियस हो सकती है, मैं उसको बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे हमारे पास मेटेलिक रेडियस भी हो सकती है भाई, जो मेटल प्रेजेंट है मेटल सरफेस के अंदर, उनके भी वो आपकी मेटेलिक रेडियस कहलाएगी। देखिए आप सभी बच्चे जरा स्क्रीन पर देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटेलिक रेडियस which is taken as half the internuclear distance separating the metal cores in metallic crystal। कि जो मेटल के एटम्स हैं वो मेटल सरफेस के अंदर अगर इस तरह से प्रेजेंट है, एक मेटल का एटम ये है, दूसरे मेटल का एटम ये है, आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालो और उसे हाफ कर दो, देन यू विल गेट metallic radius। For metals we define the term metallic radius which is taken as half the internuclear distance separating the metal cores in the metallic crystal। separating the metal cores in the metallic crystal। ये जैसे मैंने अटैच दिखाया, ये मेटल के एटम एक दूसरे से दूर भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे केस में इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड वर्क कर रहा होगा और मेटल सरफेस के अंदर। अब इनके बीच की डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर देंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, देन यू विल गेट मेटालिक रेडियस। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 pm। तो जब इसका आप हाफ कर देंगे तो आपको मेटालिक रेडियस कॉपर की मिल जाएगी। क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, इसका क्वेश्चन बना सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर इज 256 pm, व्हाट विल बी द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो इसका हाफ कर देंगे तो 128 आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसा भी आपको बताया, atomic radius to refer to both covalent and metallic radius depending on whether the element is a metal or non-metal। metal होगा तो metallic radius की बात कर रहे हैं, non-metal होगा तो वो आपका covalent radius उसमें रहेगी। जहाँ तक बात है आयनिक रेडियस की, तो आयनिक रेडियस किसके केस से पता करेंगे आप? आयंस के केस में पता करेंगे। तो उसका मैंने आपसे जिक्र किया था अभी कि जो अगर कैटायनिक है तो कैटायन के केस में जो कैटायन का साइज है वो पेरेंट एटम से छोटा होगा, एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होगा। तो ये आज आपसे साइज के बारे में डिस्कशन हुआ है, टाइम लगभग ओवर हो रहा है, बाकी बातें हम कल करेंगे। और सभी बच्चे जिन्होंने भी एमसीक्यूज अभी नहीं किए हुए पूरे, वो सभी बच्चे एमसीक्यूज को कंप्लीट करें। कल मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के डाउट्स आपके क्लियर करूंगा जो 26 ऑनवर्ड्स रहते हैं, और उसके बाद सभी बच्चे, मैं आज आंसर की आपको दूंगा और सभी बच्चे क्या करेंगे, उस आंसर की के हिसाब से अपने